नमस्कार। इस भाग में आप फिर से परिवहन एवं संचार के बारे में जानेंगे, लेकिन उसमें आपने विश्व के परिदृश्य में जाना था, विश्व के स्तर पर जाना था, इसमें आप भारत के स्तर पर जानेंगे जो आपके बुक 2 में दिया हुआ है। अब देखिए परिवहन एवं संचार में फिर से नहीं बताऊंगा, आप लोग पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने दे रखी है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा और फिर चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है, फिर परिवहन के साधन मैं अच्छे से बता चुका हूँ आपको पहली वाली वीडियोस में, जो परिवहन एवं संचार के वीडियोस थी उसमें। ठीक है, तो इस पे भी मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है ज़्यादा, उसकी जानकारी आप लोगों के पास पहले से ही है। इसमें हम जानते हैं भारत के संदर्भ में हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए भारत के संदर्भ में हम सबसे पहले किसको जान रहे हैं, जो रोडवेज हैं, यानी सड़क जाल है उसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में जान रहे हैं हमको, भारतीय सड़क का जो जाल है उसके बारे में जानना है। तो देखिए भारत में जो सड़कें हैं वो 4 प्रकार से वर्गित की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या है आपका, सबसे पहले है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, दूसरा है राज्य महामार्ग, तीसरा है जिला सड़कें और चौथा है ग्रामीण सड़कें। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो ग्रामीण सड़कों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ग्रामीण सड़कें आप लोगों ने बिल्कुल देखा ही होगा, अगर आप ग्राम वगैरह से रहते हैं, गांव वगैरह से हैं आप लोग, या कभी गांव गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि कच्ची सड़कें होती हैं या कमजोर सड़कें जो होती हैं जिसमें बड़े बड़े वाहन नहीं निकल सकते, कम चौड़ी सड़कें होती हैं, या कंक्रीट की बनी हुई आरसीसी सीमेंट की जो सड़कें होती हैं, ठीक है ना, वैसी जो सड़कें होती हैं उनको ग्रामीण सड़कें बोलते हैं। अब ये सड़कें क्या करते हैं, ये सड़कें दो काम करती हैं। पहले तो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का रास्ता प्रदान करती हैं, और उसके बाद ये जो ग्रामीण सड़कें हैं वो किसी दूसरे जिला मुख्यालय की सड़क या फिर वो राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी दूसरे सड़क मार्ग से जोड़ती हैं। ठीक है, तो दो इसके मुख्य काम क्या होगा, एक गांव से गांव को जोड़ना और दूसरे जो दूसरे मार्ग हैं उनसे जोड़ना। इसका जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य कराया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं ये सड़कें, इनकी मरम्मत का कार्य भी जो जिला मुख्यालय है वहीं से ही होता है, लेकिन अंत में सारा काम कार्यभार जो है ग्राम सभा के पास ही आता है। ठीक है, फिर जिला सड़कें होती हैं। जिला सड़कें क्या होती हैं कि जिला सड़कें जो है जिला मुख्यालयों को जिले के अंदर ब्लॉक से जोड़ती हैं या दूसरे गांवों से जोड़ती हैं। ठीक है, तो एक जिला कई ब्लॉकों में डिवाइड होता है, कई तहसीलों में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो जिला मुख्यालयों तक जो सड़कें पहुंचाती हैं ये इसके अपेक्षा ग्रामीण सड़कों की अपेक्षा ज्यादा चौड़ी सड़कें होती हैं और ज्यादा मजबूत होती हैं। इसका रखरखाव जिला प्रशासन करवाता है। ठीक है, तो ये सड़कें क्या करती हैं, जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं बाकी क्षेत्रों को। फिर जो महामार्ग होते हैं, राज्य महामार्ग क्या होते हैं कि विभिन्न जिला मुख्यालयों को राज्य के अंदर जोड़ते हैं। जैसे कई सारे राज्य, मतलब एक किसी राज्य में कई सारे जिला होंगे तो उन जिला मुख्यालयों को जो सड़कें जोड़ती हैं उनको कहलाते हैं राज्य महामार्ग। और राज्य महामार्ग का जो रख रखाव है, बनाने का जो खर्चा है, रख रखाव का जो खर्चा है वो उस राज्य की राज्य सरकार ही वहन करती है। ठीक है, तो और दूसरा होता, इससे जो ऊपर आपने पढ़ा देखा है राष्ट्रीय महामार्ग। महामार्ग क्या होता है कि देश की राजधानी और देश के विभिन्न बड़े शहरों, देश के बड़े बड़े बंदरगाहों से या देश के बड़े बड़े एयरपोर्टों से जो रोडें जोड़ती हैं वो राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं। और राष्ट्रीय महामार्ग सीमावर्ती इलाकों पर भी पहुंचते हैं, उनको भी देश के बाकी इलाकों से जोड़ते हैं। तो ऐसे महामार्गों का जो निर्माण होता है और जो रखरखाव का जो खर्चा होता है वो पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार होती है वो वहन करती है। इसी में एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीय प्राधिकरण करके है, ठीक है, उसका जो 1995 में वो स्थापित किया गया था, तो वो वो सड़कें बनवाती है और उसका रखरखाव का भी पूरा कार्यभार वही संभालती है। ठीक है, तो आपने 4 प्रकार की सड़कों के बारे में जानना। सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक है, मतलब कि जो राष्ट्रीय महामार्ग होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है। राष्ट्रीय महामार्ग देश में कम है, देखिए अगर आप लंबाई देखेंगे तो क्या है, 1,01,011 किलोमीटर है बस, और ग्रामीण सड़कें देखेंगे 39,35,337 सड़कें किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर समझिए, ये ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें जो गाड़ियां होती है वो काफी कम होती हैं, और काफी कम भार वाली गाड़ियां होती हैं, जो क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे गांवों को जोड़ती हैं।
और जो भारत की आर्थिक राजधानी मतलब आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा खपत होती है वो शहरी क्षेत्र होते हैं। तो बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों को और निर्यात आयात के सेंटरों को जो जोड़ने वाली सड़क होती है वो राष्ट्रीय महामार्ग होती है। ठीक है, तो ये कम तो है लेकिन इसको बनाने का लागत काफी ज्यादा आता है, प्लस यहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो इसका रखरखाव है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, लेकिन एक ठीक है, लंबाई तो आपकी क्या हो रही है, लंबाई तो आपकी कम हो रही है, मतलब जो कुल लंबाई है, लेकिन जो गाड़ियों की संख्या है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कम गाड़ियां दिखेंगी, कम भार वाली गाड़ियां दिखेंगी, फिर जिला सड़कों में आपको ज्यादा भार वाले दिखेंगे, उससे ज्यादा भार वाली गाड़ियां आपको दिखेंगी राज्य महामार्गों पर, और सबसे ज्यादा आपको राष्ट्रीय महामार्गों पर। ठीक है, फिर आपके पाठ में कई सारे महामार्गों के उदाहरण दिए हुए हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कई तरह के हैं, जैसे ये एक आपको मैप में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये जो आपका लाल लाल है ना, जो चार भारत के महानगरों को जोड़ता है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। फिर एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, नॉर्थ साउथ जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी को, ये जो सड़क चली आ रही है। ठीक है, इसको नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इधर ये क्या है, पोरबंदर या फिर ये सोमनाथ वाले जो एरिया से शुरू होते हुए इधर सिलचर तक जोड़ता है। वैसे तो इसको आज के समय पे इसको काफी और आगे तक बढ़ा रहे हैं। फिर ये फेज 3 वाला ये जो निर्माणाधीन है उसको बढ़ा रहे हैं, जो लिंक रोड प्रोवाइड करते हैं। ये सब क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, काफी चौड़ी सड़कें होती है, कम से कम छह छह लेनों की, चार चार लेनों की होती है, कभी कभार दो लेनों को भी होती है बीच बीच में। ठीक है ना, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपके बिहार क्षेत्र में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें आपको वीडियो पॉज करके। तो इसमें देखेंगे ना राष्ट्रीय राजमार्गों में कि आपको जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो क्या है, जितने भी बड़े बड़े शहर है आपको सब जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखेंगे दिल्ली हो गया, श्रीनगर हो गया, फिर इधर जयपुर भी जुड़ा हुआ है, और इधर अहमदाबाद जुड़ा है, इधर मुंबई जुड़ा है, इधर चेन्नई, कोलकाता, इधर ईटानगर, लखनऊ, कानपुर, बनारस, जबलपुर, रायपुर, नागपुर, सब जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ रही हैं। और फिर ये देखिए पोर्ट सिटीज को भी जोड़ रही हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए चेन्नई में भी पोर्ट है, पुरी वाला क्षेत्र, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपको, तो ये है सबके क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर आपने देखा, मैंने अब बताया ना आपको कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा बोर्ड देखा होगा गांव में, ये देखिए गांव में इस तरह की सड़कें होती हैं। ये बहुत ही कम संख्या में होते हैं, यहाँ पे ट्रक बना हुआ है, तो ये हमेशा नहीं आते, कभी कभार ट्रक निकलते हैं इस रास्ते से, बहुत ही कम समय, मतलब बहुत ही कम देखा जाता है। ठीक है ना, ये तो ये देखिए कम चौड़ी सड़कें हैं जो आपको एक गांव से दूसरे गांव की तरफ ले जाने वाले रास्ते होते हैं। अब फिर आते हैं रेलवेज पर। देखिए रेलवेज का क्या फायदा है, रेलवेज कहाँ बन सकती है, वो सब आपने पुरानी वीडियो में देखिए लिया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तीन लाइनें हैं, तीन प्रकार की लाइनें बिछाई जाती हैं रेलवे में। एक होती है ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, दूसरी होती है मीटर गेज या मीटर वाली लाइन, और छोटी लाइन होती है नैरो गेज। ये किस पर निर्भर करती है, जो ट्रैक होता है ना उसकी चौड़ाई पर, उसकी चौड़ाई कितनी। जैसे यहाँ पर चौड़ाई ब्रॉड गेज में क्या है, 1.6616 यानी लगभग 1.5 मीटर चौड़ी होती है। ठीक है, और मीटर लाइन वाली की कितनी होती है, इसमें 1 मीटर की दूरी होती है, नाम ही से पता चल रहा है मीटर लाइन। और छोटी लाइन क्या होती है, लगभग 750 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर की होती है। ठीक है, सॉरी 750 सेंटीमीटर बोला मैंने, 75 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये नैरो गेज होती है। अब देखिए अभी की तौर अभी क्या कर रहे हैं, अभी जितने भी ये मीटर लाइनें और छोटी लाइनें सबको ब्रॉड गेज लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। इससे समस्या ये आती थी कि मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन आ गई, वो ब्रॉड गेज लाइन में चलने वाली है। अब मान लीजिए इस स्थान से इस स्थान पर जाने के लिए यहाँ पर मीटर लाइन है, तो क्या हुआ, यात्री को यहाँ उतरना पड़ता था, फिर ट्रेन को यहीं पर रोकना पड़ता था, और फिर दूसरी ट्रेन से इस क्षेत्र से इस क्षेत्र पर आते थे। तो इससे काफी समस्या पैदा होती थी और महंगा भी पड़ता था। तो अब क्या कर रही है सरकारें, इस वाले जो मीटर गेज के क्षेत्र को ब्रॉड गेज में, या नैरो गेज के क्षेत्र को ब्रॉड गेज में बदल रही है, जिससे ट्रेन एक यहाँ से चल के फिर सीधा यहाँ तक पहुंच जाएगी, और इससे खर्चा भी कम बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि मीटर गेज पे अलग तरीके की रेलगाड़ी चलती है, और यहाँ पर अलग तरीके की रेलगाड़ी चलती थी। तो अब क्या हुआ कि अब एक ही समानता, एक ही तरह की रेलगाड़ी सारे क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो ये एक मैप है जो पूरे के पूरे क्षेत्र का दिया हुआ है, इसमें जो भी जानकारी है
रेल मार्ग। तो ये है। अब इसका देखिए सघन तंत्र आपको प्लेन वाले एरिया में काफी दिखेगा, जैसे ये पूरा प्लेन एरिया है, तो यहाँ देखिए कितने ज्यादा रेल मार्ग हैं। और साउथ के क्षेत्रों में जहाँ प्लेटू रीजन है और थोड़ा बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर कितना कम है। और एकदम ही हिमालय वाला क्षेत्र है जो वहाँ पे देखिए एकदम ना के बराबर है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि मतलब कितना है जो भौगोलिक स्थिति है वो रेल मार्ग पर कैसे, मतलब रेल मार्ग कैसे प्रभावित होता है भौगोलिक स्थितियों के द्वारा। ठीक है, तो ये है रेल मार्ग। अब देखिए रेल को चलाने के लिए जो प्रशासन होता है वो रेलवे का खुद का होता है। तो रेलवे ने क्या किया है कि कई जोन्स में डिवाइड किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर जोन की जो ट्रेनें होंगी संचालित होंगी, वो उसी जोन के जोन का जो प्रशासन होगा वही देखेगा। ठीक है, तो भारत में क्या है टोटल आपके बुक में 16 दिया हुआ है, लेकिन अभी संख्या इनकी बढ़ के 17 की 18 के लगभग हो चुकी है। ठीक है, तो रेलवे अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, फिर यही जोन क्या है डिवीजन में डिवाइडेड है, और डिवीजन का जो हेड होता है वो आपने सुना होगा डीआरएम का जो पद होता है, रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर, वो देखता है। ठीक है, फिर हर एक स्टेशन के अपने स्टेशन मास्टर होते हैं, तो इस ये आपको याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये मैप है, ये अलग अलग इसमें डिवीजन दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए सेंट्रल है मुंबई वाला, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है मुंबई, मुंबई में कई सारे चीजों का है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई है। फिर अगर आप बिहार के देखेंगे तो बिहार में क्या है, हाजीपुर में क्या है, ईस्ट सेंट्रल। तो ये आपको दिख रहा है ना, ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर। यहाँ पर राजपुर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या है हाजीपुर बिहार में। तो ऐसे जो डिवीजन है जोन्स वाइज डिवाइड करा गया है, इसके क्या है कि ये भाई ट्रेनों को जो संचालन करने में आसानी हो इस वजह से किया गया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए जलमार्ग, जैसे आप लोगों ने विश्व में पढ़े थे वोल्गा डेन्यूब वगैरह के जलमार्ग, वैसे ही भारत में भी जलमार्ग बनाए गए हैं। तो मुख्यतः 3 जलमार्ग हैं सबसे फेमस। एक है इलाहाबाद हल्दिया। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये है इलाहाबाद का शहर जिसका नाम प्रयागराज हो गया। ये यहाँ से चल के हल्दिया तक जाता है ये जलमार्ग गंगा नदी पर। फिर दूसरा है सदिया धुबरी। सदिया धुबरी आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर धुबिया है, यहाँ पर सदरी है, ये आसाम क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा है कोट्टापुरम कोल्लम, ये आपको केरल में मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र है। अब इसमें देखिए फिर एक पुडुचेरी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको एक है। और फिर ये महानदी डेल्टा चैनल यहाँ पर है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि ये जो नीले वाला मैप में देखेंगे, नीले वाला क्या है, ये डिक्लेयर हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब ये जो पिंक कलर के जो क्षेत्र हैं इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो उस पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ये भारतीय के जलमार्ग हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जलमार्ग क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो सब आपने देख ही लिया। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर इलाहाबाद से मुझे सीमेंट भिजवानी है तो मैं क्या करूंगा, इस सीधा इस नाव के द्वारा मैं सीधा यहाँ भिजवा दूंगा, और इसके बाद समुद्र के मार्ग पे से जाके वो किसी दूसरे क्षेत्र पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए संचार के माध्यम, संचार मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया था। संचार के साधन भी मैंने बताया था कि एक व्यक्तिगत होता है, एक सार्वजनिक होता है। व्यक्तिगत जिसमें एक इंसान दूसरे से बात करता है, जिसमें एक क्या होता है, सिक्रेसी होती है, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं वो आप ही को पता है और सामने वाले को पता है। और सार्वजनिक में क्या होता है कि एक ही स्थान से आप कई लोगों को संबोधित करते हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ठीक है, फिर पुस्तकें भी होती हैं, समाचार पत्र होते हैं। तो क्या हुआ, एक एक ही माध्यम है लेकिन उसको कई लोग एक साथ देख रहे होते हैं, तो कई लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो जब पुरानी वीडियोस को आप अच्छे से देख चुके होंगे, ठीक है, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि परिवहन किन क्रियाकलापों का अभियुक्त करता है, 3 प्रकार के नाम, ये बहुत ही आसान है, पहला ही लाइन है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। संचार से आपका तात्पर्य क्या है, ये भी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। वायु क्षेत्र में एयर इंडिया और इंडियन के योगदान की विवेचना कीजिए, या जब आप ये वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आप उसको पढ़ेंगे, एक बॉक्स में दिया हुआ है आपके उसका इतिहास को, तो इतिहास पढ़ लीजिएगा किस समय क्या आया है, तो उसको योगदान को लिख दीजिएगा। 150 शब्दों में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको, क्योंकि भूगोल के छात्र हैं तो आप भौगोलिक कारण ज़्यादा देंगे। और साधन तो आपको पता ही कौन कौन से हैं, ये क्या नाम है, सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल हो गया, ठीक है ना, और पाइपलाइन हो गया, तो ये सारे साधन हैं। प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, एक तो आपका जो सामाजिक कारक हो सकते हैं, आपके आर्थिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक कारक भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारक होता है वो होता है भौगोलिक कारक, जो आपको ध्यान देना है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर पाइपलाइन से परिवहन लाभ एवं हानि, यही वाला सवाल है, पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा। इसको थोड़ा बड़े से स्तर पर लिखना है। इसको जब बड़े चीजों को आप लिखें तो सबसे पहले बताइए, शुरुआत कीजिए आप प्रमुख साधन, परिवहन के प्रमुख साधनों से, फिर पाइपलाइन के बारे में बताइए, फिर पाइपलाइन कहाँ पे बनाए जाते हैं, उसकी लाभ क्या है, हानि क्या है, फिर कोई एक
पाइपलाइन का उदाहरण दे दीजिए। तो ऐसे आपको बड़े जो सवाल होते हैं उनके जवाब देने होते हैं। अब भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सड़कों की क्या भूमिका होती है। आप सिंपल से, अगर मैं आपको उदाहरण दूं इसका, तो एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ पर सड़क नहीं है बाजार जाने के लिए, तो आप बाजार कम ही जाएंगे और कम ही चीजें खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ सड़क बन गई और बाजार जाने के रास्ते बढ़ गए, तो आप क्या है, आप निरंतर सड़क पर जाएंगे, आपकी जरूरतें भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो इसी को मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप इसका डेटा वगैरह क्या क्या रहा है, कैसे बड़े शहरों में सड़क मार्गों का जाल बिछाया गया, आपस में कनेक्ट किया गया, और आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो देश में बढ़ाएगी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इतनी छोटी वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई इसकी, क्योंकि आप लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। बस आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना था, भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ना था। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके, ठीक है। तो बस इसमें यही रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप लोग को किताब जरूर पढ़नी है। फिर से मैं दोहराता हूँ कि किताब का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद किताब पढ़िए और जितने से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। चलिए फिर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है फिर। नमस्कार।